मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अमेरिका संविधान के स्रोत के संबंध में अध्ययन करेंगे। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख ही अमेरिकी संविधान नहीं है। अमेरिका का संविधान को निर्मित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं लिया जाना चाहिए कि अमेरिकी संविधान का विकास नहीं हुआ। 18वीं सदी का कृषि प्रधान देश आज औद्योगिक दृष्टि से विश्व का अत्यंत विकसित राष्ट्र है और अमेरिकी संघ के आज 13 के स्थान पर 50 राज्य हो गए हैं। मुर्रों के शब्दों में यह संविधान 1787 का तिथि चिन्ह रखते हुए भी इन गुजरे हुए वर्षों में निरंतर विकसित, विस्तृत और नवीन परिस्थितियों के अनुकूल होता गया है। अमेरिकी संविधान के स्रोतों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान। अमेरिका का संविधान का आज बहुत अधिक विकास हो गया है। इसके बावजूद संविधान का मूल ढांचा अभी भी वही है जिसे 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा तैयार किया गया। यह ढांचा संविधान का यह अस्थिपंजर है जिस पर संवैधानिक संशोधन, व्यवस्थापन, न्यायिक निर्णयों और परंपराओं ने आवश्यक चर्बी चढ़ाने का कार्य किया है। नंबर 2, संविधान संशोधन। संवैधानिक संशोधनों ने भी अमेरिका संविधान के विकास में योगदान किया है। अब तक अनेक संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख संशोधनों का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे संशोधन 13, 14 और 15 गृह युद्ध जनित संशोधन हैं। 17वें संविधान संशोधन द्वारा सीनेट के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। 19वें संविधान संशोधन द्वारा स्त्रियों को मतदान करने का अधिकार दिया गया। 26वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नंबर 3, कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम। 1789 में लागू किए गए संविधान ने नवीन सरकार के मूल ढांचे मात्र की व्यवस्था की है और संविधान निर्माताओं ने विस्तार की बातों के संबंध में व्यवस्था करने का भार कांग्रेस पर छोड़ा है। कांग्रेस ने अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए हैं जिनके आधार पर सरकार के अनेक अंगों के गठन, कार्यों और कार्य पद्धति को निश्चित किया गया है। उदाहरण के लिए, संविधान में राष्ट्रपति की कैबिनेट के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है और प्रसंगवश कार्यपालिका विभागों के अध्यक्षों शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। विभिन्न कार्यपालिका विभागों के गठन और कार्य कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों के आधार पर ही निश्चित किए गए हैं। इसी प्रकार कांग्रेस के द्वारा अधीनस्थ संघीय कार्यालयों का गठन और कार्यपद्धति को निश्चित किया गया है। बजट और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कांग्रेस ने ही निश्चित की है। नंबर 4, कार्यपालिका द्वारा विकास। अमेरिकी संघ की कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति पद ने भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जैक्सन, लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की संविधान पर उतनी ही स्पष्ट छाप देखी जा सकती है जितने कि संविधान निर्माताओं में से किसी की भी हो। इन राष्ट्रपतियों ने अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करके व्यवस्थापिका और प्रशासन दोनों पर ही अपना नेतृत्व स्थापित किया है।
संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है, किंतु प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने मंत्रिमंडल की रचना की और ये परामर्श लेने लगे। तभी से मंत्रिमंडल शासन का एक आवश्यक अंग हो गया। संविधान ने युद्ध की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं दी है, लेकिन वुडरो विल्सन और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जैसे राष्ट्रपतियों ने कांग्रेस से अधिकार प्राप्त किए, बिना ही सेनाओं को युद्ध में लड़ने या युद्ध की तैयारी दिखाने के लिए भेज दिया। इन राष्ट्रपतियों का दृष्टिकोण था कि संविधान वैसा ही है जैसा वे कहते हैं और करते हैं, और इनका विचार मान्य हुआ। नंबर 5, न्यायिक व्याख्याएं। न्यायिक व्याख्याओं ने अमेरिका संविधान के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कांग्रेस या राज्यों को व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून या प्रशासनिक सत्ता के किसी कार्य को जब सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय न्यायालय में इस प्रकार चुनौती दी जाती है कि यह संविधान के प्रतिकूल है, तो न्यायालय निर्णय देने के पूर्व संविधान से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करता है और अपनी प्रत्येक नवीन व्याख्या से परोक्ष रूप में संविधान को संशोधित कर दिया जाता है। नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को महत्वपूर्ण दिशाएं प्रदान करने का कार्य किया है। निहित शक्तियों का सिद्धांत, जिसने कि संघीय कांग्रेस को इतना शक्तिशाली बनाया, सर्वोच्च न्यायालय की ही देन है। सर्वोच्च न्यायालय ने ही अपने लगभग 100 निर्णयों में वाणिज्य से संबंधित धारा की व्याख्याएं की और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्याओं के परिणामस्वरूप रेल, तार, टेलीफोन, हवाई और जलीय यातायात और एक से अधिक राज्यों में काम करने वाले सामान्य औद्योगिक प्रतिष्ठान भी कांग्रेस के विधायी क्षेत्राधिकार में आ गए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या के आधार पर ही संविदा के पवित्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यायिक निर्णय का संविधान में इतना अधिक महत्व है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में ही मुख्य न्यायाधीश हूज ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए कहा था कि हम संविधान के अंतर्गत हैं, परंतु संविधान वैसा ही है जैसा न्यायाधीश कहते हैं। नंबर 6, परंपराएं। अमेरिकी संविधान में परंपराओं को उतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान में, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि अमेरिकी संविधान में न केवल परंपराओं का अस्तित्व है, वरन उन्हें महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त है। प्रथाओं और परंपराओं ने कुछ बातों के संबंध में अमेरिका के संविधान को एक ऐसा रूप प्रदान किया है जो संविधान के लिखित प्रावधानों के नितांत विपरीत है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित उपबंध है, जिन्होंने संविधान निर्माताओं की इच्छा के विपरीत राष्ट्रपति के चुनाव को व्यवहार में एक प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप दे दिया है। परंपराओं के कारण ही राष्ट्रपति को न केवल प्रमुख कार्यपालिका वरन अपने राजनीतिक दल का सामान्य राजनीतिक नेता भी समझा जाता है। राष्ट्रपति की कैबिनेट भी पूर्णतया परंपराओं का ही परिणाम है और परंपराओं ने ही ये निर्धारित किया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति न केवल अलग अलग राज्यों से वरन देश के अलग अलग क्षेत्रों से होंगे। इसी प्रकार संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्य के लिए उस राज्य का निवासी होना जरूरी है जिससे वह चुना गया है, लेकिन परंपराओं के अनुसार उसके लिए
उस जिले का निवासी होना भी जरूरी है जहां से वह चुनाव लड़ता है। सीनेट की शिष्टता परंपराओं का ही परिणाम है। इस प्रकार परंपराओं ने जिन राजनीतिक संस्थाओं या राजनीतिक स्थितियों को जन्म दिया है वे हैं राजनीतिक दल, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था, राष्ट्रपति का चुनाव जो वस्तुतः प्रत्यक्ष हो गया है। सीनेट के शिष्टाचार का व्यवहार इस प्रकार 1787 में निर्मित प्रलेख में निरंतर वृद्धि और उसका निरंतर विकास होता रहा है। लॉर्ड ब्राइस ने स्वयं कहा है कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रीय जीवन में परिवर्तन हुआ है वैसे ही अमेरिका का संविधान भी बदल गया है। जनता की उस भावना में भी परिवर्तन हो गया है जिससे कि वह संविधान को देखती थी और इसलिए संविधान की अंतर्निहित भावना भी बदल गई है।